ज़्यादा सही रहेगा। जूट की अगर बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी थी एग्रीकल्चर में। फ्रॉस्ट का मतलब नहीं पता है क्या तुमको? अगर मैं पढ़ा चुका हूँ कैसी बात करो, जो पीछे चीज़ पढ़ रही थी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंडेंस प्रेसिपिटेशन। जैसे बारिश होती है तो पानी गिरता है, तो अगर बर्फ़ गिर रही है तो मतलब जब बर्फ़ अगर जम रही है, सॉरी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉट प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन का फॉर्म है। जब बर्फ़ जम जाती है तो उसको कंडेंसेशन, अगर बर्फ़ गिर रही है तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल होता है, हेल होता है, स्लीट होता है, वो होता है वो। लेकिन अगर जम रही, जैसे ओस ओस पड़ती है ओस, वैसे अगर बर्फ़ जम जाए ऐसे ही पत्तियों वगैरह में तो उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो ये नहीं जमनी चाहिए, नहीं तो फिर कॉटन की जो फसल है वो बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे आपका चाहिए लगभग 15 से 20 मिनट और, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों की क्षमता नहीं होगी अभी देने की, है या फिर नहीं? बताओ जल्दी से कि है कि नहीं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ाने में, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इससे चीज़ें पूछी जाती हैं काफ़ी सारी, और फिर उसके बाद सवाल है, क्वेश्चन है। या तो मैं ऐसा करता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा देता हूँ डिटेल में, और उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो कल एप्लीकेशन पे कर लेंगे, क्योंकि कल इतने टाइम तो नेट की क्लास हो रही होगी, और फिर शाम को भी क्लास शेड्यूल लेकर रेलवे की वन शॉट वाली, तो इसलिए फिर वो हम एप्लीकेशन पे कर लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, पहले हम यहाँ पर रेवोल्यूशन सारे यहाँ पे कर लेते हैं, जो मुझे बताना बता देते हैं, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक। चलो, रियरिंग ऑफ सिल्क क्या बोलते हैं? अच्छा, आप लोगों ने नहीं बताया क्या रियरिंग ऑफ सिल्क वाला? इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्वी मत कर देना कभी, सिल्क से सिल्वी लग सकता है होगा, लेकिन सिल्वी होता है जब फॉरेस्ट वो करते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह, है ना, फॉरेस्ट वगैरह, तो उसको सिल्वी बोलते हैं। नोप 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 नो नो नो, रहने दीजिए गुरुजी। सर बहराइच में भी बुक, हाँ बहराइच राइच में, लेकिन नो, माफ़ कर दो मास्टर। बेटा चिरकुट, इस तरह के तुमने चिरकुट पानी हरकतें करी कमेंट पे, ध्यान रखना तुम। नो नहीं सर, नहीं सर आज ही कराओ। अब नहीं का मतलब मैं तुम्हारा नहीं समझ पा रहा हूँ। एक लोग लिख रहे हैं नहीं सर आज ही करवाओ, अभी तक मैं नहीं का मतलब ये समझ रहा था कि मत करवाओ। तुम्हें क्या समझूं? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नाम में भी हाँ है क्या? हैं? ये लिखो कि हाँ करवा दो, ना मत करवाओ, यस और नो मत लिखो, ठीक है। कल्चर भी वो करवा देंगे। एक्चुअल में है क्या ना, ये सेक्शन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट वाले में, लेकिन एग्रीकल्चर में कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। आज करवाओ ये सर, कल करवा दीजिए। कल तो नहीं हो पाएगा, देखो भाई, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं इसके लिए अलग से कोई क्लास शेड्यूल नहीं करने वाला हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। या तो ऐसा करें क्या, चलो ये तो मैं ऐसा करूँगा, एक कॉमन क्लास अपलोड कर दूँगा आपकी, ठीक है। वही कॉमन क्लास होगी, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा, या तो ऐसा कर दूँ। चलो करते हैं, छोड़ो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या पढ़ी है यहाँ पे? थोड़ा पुश कर लो, छोटे बच्चे नहीं हो कि भूख लगी मम्मी के पास जाना है। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से एसोसिएटेड है। ब्लू वाला आपका फिशरी से फिशरी से एसोसिएटेड है, फिश से, है ना, जिसको कि हम नीली क्रांति बोलते हैं। ब्राउन भूरा भूरा क्या होता है? लेदर होता है। गोल्डन क्या होता है? तो गोल्डन आपका फ्रूट, फ्रूट मतलब हॉर्टिकल्चर, तो ध्यान रखना गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से भी एसोसिएटेड है और हनी प्रोडक्शन से भी एसोसिएटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से एसोसिएटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड है, ग्रे वाला। पिंक वाले की अगर बात करें, गुलाबी गुलाबी अनियन, प्याज से, ठीक है। रेड की, और ये कभी कभी जो झींगा उत्पादन है ना, तो उससे भी हम कर लेते हैं। श्रिम्प, जो झींगा नहीं होता है जो पानी में मिलता है, तो उससे भी एसोसिएटेड है ये। रेड की अगर बात करेंगे तो जो मीट और टमाटर जो रेड रेड होता है उससे एसोसिएटेड है। सिल्वर क्या होता है? एग। वाइट आपका जो दूध वाला उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन। येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड, यानी जो तिलहन उत्पादन है उसको हम बोलते हैं ऑयल सीड, ठीक है। एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन तो ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले कि कभी अगर आपसे पूछ ले फादर इसका किसको कंसिडर करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन का, तो इसका फादर कंसिडर किया जाता है हीरा लाल चौधरी को। हीरा लाल, हीरा और लाल चौधरी जी। और एक और जी हैं हमारे, उनका नाम है अरुण कृष्णन। तो ये भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। मेन जो सवाल बनता है, भर भर के बनता है, मतलब आप उठा के देखिए, जब मैं आपको PYQs कराऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन से भर भर के बन रहे हैं इस समय क्वेश्चंस। और एक कौन सा है, ये वाला येलो वाला, सैम पित्रोडा, इसको फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। ये रट्टा वाला काम है और इतना भी कोई बड़ा टफ नहीं है, आसान से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ब्लू, नीला, नीला मतलब पानी होता है, पानी में मछली रहती है, तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना वाइट वाला कहाँ गया, वाइट, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं।
ऑपरेशन फ्लड, किस चीज़ का फ्लड आ गया था, किस चीज़ का बाढ़ आ गया था, मिल्क का, ठीक है। तो बाढ़ आ गई थी मिल्क की, दुग्ध उत्पादन, दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। एंड इसका फादर किसको कंसिडर करते हैं, मिल्क वाले को, तो वाइट रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, कोई बता सकता है? वैसे तो मैं बुक्स वाले में भी करवाऊँगा इस चीज़ को, लिखवाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भी लिख लीजिए तो क्या ही जा रहा है। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, यानी जिसने असंभव को भी संभव कर दिया, एलिफेंट डांस। आज इन्हीं की वजह से ही आप समझ सकते हो कि इंडिया जो अमूल है, अमूल आप कंपनी का नाम सुनते हो, जो कि कॉपरेटिव, किसी एक पर्टिकुलर एक सिर्फ एक इंसान की कंपनी नहीं है, वो एक कॉपरेटिव है, तो वो यहीं से जन्मी थी, वाइट रेवोल्यूशन से ही, ठीक है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, क्लियर है। और ये कब लॉन्च हुआ था ये वाइट रेवोल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1970, 1970 के टाइम पे लॉन्च हुआ था, और ये सबसे वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1970, ठीक। अब आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अब इस एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये टर्म किसने दिया सबसे पहले, तो ये टर्म दिया विलियम गॉड ने। विलियम गॉड करके एक थे, उन्होंने ये टर्म दिया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको सबसे पहले लेके आए थे फादर, जिनको कंसिडर करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसको एक तरह से यूज़ में लाए, और उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉ, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ। ये जो चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। एक एक चीज़ से सवाल बनेगा, ठीक है, इसको तो भूल ही मत जाना, सारा लेक्चर एक तरफ और ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरफ, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, इसका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ एंड मेक्सिको वगैरह में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लियर। नॉर्मन बोरलॉ ने इसका इस्तेमाल करके ये दिखाया दुनिया को कि किस तरह से हम HYV, दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपसे पूछता है HYV का मतलब क्या होता है, HYV, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके और बेटर इनपुट्स का यूज़ करके कैसे यील्ड बढ़ाई जा सकती, उपज बढ़ाई जा सकती है, और जो फूड शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ये दिखाया था इन्होंने। और इसीलिए इनको 1970 में, 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंट्रोड्यूस तो 1940s और 60s के टाइम पे किया गया था, 40 से 60s के टाइम पे चला था यहाँ पे। तो नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था 1970 में। इतनी बात क्लियर नॉर्मन बोरलॉ तक। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में क्या चल रहा था, फॉग चल रहा था इंडिया में उस समय, नहीं, इंडिया में चल रहा था, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी हम फूड शॉर्टेज कंट्री थे, अंग्रेज लूट के गए थे कायदे से हमको, और जब लूट के गए तो हमारा इतना तक नहीं था हमारे पास कि हम पूरी देश की जनता को खाना खिला सकें, जी, यानी कि वी वर फूड शॉर्टेज, सीरियल शॉर्टेज कंट्री, और हम इंपोर्ट करते थे वीट को, दैट वाज एक PL 480 वैरायटी होती थी वीट की, सीड की, वीट की, उसको हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, वैरायटी ऑफ वीट इंपोर्टेड फ्रॉम USA। अमेरिका वाले इसको अपने सुअरों को खिलाते थे, पिग्स को खिलाते थे ये, और ये हम इंपोर्ट करते थे, और बड़े ही नीच उससे देखते थे हमें। पब्लिक लॉ, इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ले, इसका मतलब होता है पब्लिक लॉ, ठीक है। पब्लिक लॉ 480 नाम की एक वैरायटी थी सीड की, जो इंडिया इंपोर्ट करता था USA से। देन आए हमारे कौन, देन हमारे इंडिया में, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे, इसको 2 फेज में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस, इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस, 2 फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ लेना ध्यान से, मुझे पता है आप में कुछ लोग MS स्वामीनाथन लिख रहे होंगे, एक बार मुझे लिख लेने दीजिए, सारी चीज़ें बता लेने दीजिए, उसके बाद आपको अगर कुछ एड ऑन लगे तब करिएगा उसके बाद, ठीक है, या फिर अगर पूछना हो तो इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस। जो पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज है, ये लाया गया था इन द ईयर 1960s से लेकर 70s तक चला था, मिड 1960s यानी कि 1965 के टाइम पे, ठीक, तो लाया गया था। कहाँ पे लाया गया था,
एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ, एकदम यही कीवर्ड दिखेगा वहाँ पे, एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ व्हाट, ऑफ आपके पंजाब हो गया। एफ्लुएंट क्या है मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश। तो इन सब में लाया गया था इसको। क्यों लाया गया था? क्योंकि यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की ज़रूरत थी, ट्यूबवेल वगैरह सब करवाना था, यानी कि कुछ इनपुट्स की ज़रूरत थी जिसके लिए कैपिटल यानी पैसा रिक्वायर्ड था। यूपी बिहार में उतना ज़्यादा लोगों के पास, किसानों के पास, खासकर ईस्टर्न यूपी बिहार में नहीं था किसानों के पास पैसा कि वो इनपुट्स को ले सके, इसलिए यहाँ पे लाया गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशंस थी ना, इससे फेवरेबल कंडीशन तो यूपी बिहार और उड़ीसा वगैरह में भी थी, लेकिन वहाँ पे नहीं लाया गया इसको क्योंकि यहाँ पे इनपुट की वो थी। और अभी हम देखेंगे एक नेगेटिव साबित हुआ ये ग्रीन रेवोल्यूशन का भी देखेंगे। जो सेकेंड फेज़ आया, जो दूसरा फेज़ आया इसका सेकेंड फेज़, वो 1970s से 80s के बीच में रहा। इसका सेकेंड फेज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में। इसका जो मेन टारगेट था दैट वाज कि सस्टेनेबल तरीके से सारी चीज़ें हों, सस्टेनेबल फार्मिंग हो। मतलब हुआ क्या कि जब हमने फर्स्ट, ठीक है, जब ये फेज़ में इम्प्लीमेंट किया तो कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले हमें। ड्रॉबैक्स जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या थे ड्रॉबैक्स? तो पहला ड्रॉबैक तो ये है, क्योंकि आप समझिए कि पंजाब और हरियाणा के रीजन, हमने मानसून वाले चैप्टर में पढ़ा था, कोई बहुत ज़्यादा रेन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे, सबसे आखिर में मानसून वहीं पे पहुँचता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे कोई बहुत अच्छा खासा नहीं है, नीचे ही है। अब खुद सोचिए, आप ग्राउंड लेवल वाटर पहले से नीचे है, ठीक है, और एक बटन दबाने से आपको पता है ट्यूबवेल में सब पानी वानी निकल आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले से नीचे था और नीचे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है, तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब आप एक उसमें आपने बटन दबाई, पानी भर दोगे सीधे खेत में, ना सोचना ना जांचना कितना पानी, नहीं पानी फ्री क्या भरो, कि सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, आज भी यही होता है। जब आप पानी भरोगे और अगर आपके क्षेत्र में रेट ऑफ इवेपोरेशन, गर्मी पड़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन बारिश उतनी होती नहीं है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्योंकि ज़्यादा है तो आपका पानी उड़ जाएगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, तो सॉइल जो है वो एल्कलाइन हो गई यहाँ पर। ये एक वो निकल के आया, एल्कलाइन हो गई। फिर तीसरा ये था कि फार्मर्स के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ गई। जो छोटा फार्मर था, छोटा किसान है, वो एक मजदूर बन गया बड़े किसान के अंडर में। आप देखिए पंजाब हरियाणा में वगैरह में जाइए, एकदम वहाँ के किसान काफ़ी ऐसा ही नॉर्मल जैसे हमारे यूपी बिहार में लोग होते हैं, तो ऐसे मतलब यूपी बिहार में किसान है कि नहीं मेरे देश की धरती सोना उगले, वैसे टाइप नहीं है। वहाँ के हैं कि ठीक है, डीजे वीजे लगा के रखते हैं ट्रैक्टर में बाकायदा। कोई पंजाब का अगर होगा तो हमें बताएगा ना, ऐसा नहीं, ऐसा आम नहीं होता है वहाँ पे, एकदम बाकायदा डीजे वीजे लगा रखे हैं, एकदम कोठियाँ बना रखे हैं, वो होते हैं वहाँ के लेवल, ठीक है। क्वेश्चन आज ही करा सकता है कुछ ऐसे। अल्कलाइन सलाइन वही सेम ही होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा हो, 7 से अबव हो। सलाइन का मतलब वही होता है सॉल्टी। सलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, अल्कलाइन का मतलब होता है कोई चीज़ बेसिक है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो सॉइल क्या हो गई, अल्कलाइन हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं वही कि सॉल्टी हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें और क्या चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी बिटवीन फार्मर्स इंक्रीज्ड, ठीक है। फार्मर्स इंक्रीज्ड यानी कि उनके बीच में जो अंतर है, अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें जो कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा था किसान वो अमीर हो गया। कीवर्ड ध्यान रखिएगा, सवाल स्टेटमेंट वाले बनते हैं, भले मैं उस चीज़ को यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ जाइए आप उस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। जो छोटे फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे उनका क्या बेनिफिट हुआ इससे? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, वो देश की फूड सिक्योरिटी को सही करना चाहती थी। लोगों जो जनता है जो जिसको खाना नहीं मिल था कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, सब्सिस्टेंस को क्यों फोकस करेगा, तो कमर्शियल वाला ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे में रहा, ठीक है। कमर्शियल बेनिफिटेड मोर, कमर्शियल बेनिफिटेड मोर, जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे थे यहाँ पर, सब्सिस्टेंस वालों को उतना बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा फेज़ जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, और जब पहला फेज़ इम्प्लीमेंट हुआ था, ले तो बैटरी भी डाउन है,
ठीक है। तो पहला फेज़ में जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो इसी समय इंदिरा गांधी ने 1968 में 1968 में एक स्टैम्प निकाला था। ठीक है, स्टाम्प निकाला था, नहीं स्टाम्प निकलते रहते हैं अलग अलग, तो स्टाम्प निकाला था 1968 में इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर स्टाम्प निकाला था। ये एक का एकदम डिट्टो यही पूछेगा, ध्यान रखना तुम। ठीक है, रिटन राइट्स। इसमें जो मेन एफर्ट्स माने जाते हैं कि इसमें मेन एफर्ट किसने डाले हैं, तो उनको जिनको कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बोलते हैं, फादर किसको बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, जिनको कि अभी भारत रत्न से भी पोस्टमसली अवार्ड किया गया, बिकॉज इनकी डेथ भी अभी पिछले साल ही हुई। तो एम एस स्वामीनाथन को यहाँ पर फादर कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड वाले का गोल क्या था कि सस्टेनेबल फार्मिंग करना है और हर जगह इसका फ़ायदा पहुँचाना है। सिर्फ कुछ स्टेट तक जो फ़ायदा पहुँचा है उसको वो लिमिट नहीं करना है उस फ़ायदे को। ठीक है, इसी टाइम पे ही क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि इसी टाइम पे ही CACP, जिसको बोलते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, 5 ईयर प्लान में पढ़ाऊँगा इस चीज़ को, इसको बनाया गया CACP को। ठीक है, कब, 1965 में। फुल फॉर्म लिखेंगे आप, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्यों बनाया गया, MSP डिसाइड करके अनाउंस करने का काम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि अगर तुम गेहूँ उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, मतलब MSP सिर्फ गेहूँ चावल तक सीमित नहीं है, आज तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं इसमें। तो अगर आप उगा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ गेहूँ चावल, तो आप मार्केट में बेचो और अगर नहीं बिकेगा तो हम इतने में प्रोक्योर करेंगे, उस चीज़ को अपने पास रखेंगे। कहाँ प्रोक्योर करेंगे, उसके लिए FCI के गोडाउन बनाए गए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, इसको भी 1965 में ही, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये अनाउंस करेगा और प्रोक्योर ये करेगा, उसका भंडारण ये करेगा अनाज का। अनाउंस कर दिया जाता है बुआई से पहले ही कि हम इतना पैसा देंगे आपको अगर मार्केट में आप जाओ और आपको ना मिला तो। अब इसकी वजह से इतना क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे HYV सीड क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। अब यहाँ पे वीट और वैरायटी की कौन सी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लाई गई, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, वीट मंगाया हमने मेक्सिको से, वीट की जो वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी। ठीक है, तो वीट यहाँ पे हमने मंगाया मेक्सिको से, और ठीक है मेक्सिको से, और जो आपका राइस था, चावल था, ये हमने फिलीपींस से मंगाया। ठीक है, फिलीपींस, और फिलीपींस में एक IR8 वैरायटी थी, उसको यहाँ पर मतलब बनाया गया था, जिसका यूज़ करके यहाँ पर बहुत प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया। वहाँ पे भी हुआ था और इंडिया में भी किया गया, इसी वजह से इसको मिरेकल राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिरेकल राइस भी इसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? डिस्पैरिटी ग्राउंड और उसी को हम डिस्पैरिटी को बोल देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एक तरह से, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं पे नहीं हुआ, तो इसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपसे कभी पूछे हेड क्वार्टर कहाँ पे था, हेड क्वार्टर ऑफ, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, हेड क्वार्टर ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल, तो ये ध्यान रखना ये पटना में था आपका। ठीक है, पटना में। और इसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ कि आप ये समझिए कि जो 1965 के टाइम पे, 1965 के टाइम पर जो हमारा प्रोडक्शन था, क्या बोलते हैं, सीरियल्स का, अनाज का, वो था 72.4 मिलियन टन, ये प्रोडक्शन था। ठीक है, मतलब ये आई थिंक 1965 में नहीं होगा, ये 1900 जब हम आज़ाद हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का ही होगा, 1956 की बात है ये। ठीक है, 1956 की बात होगी, 72.4 मिलियन टन्स था। और ये कितना इंक्रीज़ हो गया, अगर हम बात करें 1978 तक, एक सेकेंड, 92.4 मिलियन नहीं, ये 1965 का ही होगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 1965 का ही होगा ये, 1965। और 1978 आते आते तक ध्यान रखना ये प्रोडक्शन लगभग 131 मिलियन टन हो गया था। ये डेटा याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, और तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मेजर तो मैंने बता दिया, पंजाब हरियाणा इससे मोस्ट बेनिफिट किए थे, और रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई थी किसानों के बीच में भी। और रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादा किसान अमीर हो गया था, वही आप ईस्टर्न यूपी वगैरह में जाके देखो तो किसान की आज हालत काफ़ी बेकार है, आज भी उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है,
और ये ध्यान रखना, ये सेकेंड फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये कहीं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में नहीं था। क्या ये डाउट था? IR का मतलब है इंटरनेशनल राइस होगा आई थिंक, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनेशनल राइस होगा इसका। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनेशनल राइस ही होगा। ये फ़िलीपींस से हमने इम्पोर्ट किया था इसको, ठीक है। मेनली फ़िलीपींस और इंडिया में इसका काफ़ी यूज़ हुआ। सर अब नहीं हो रहा, क्लास को जल्दी ख़त्म करें। क्यों भाई, क्या हो गया? चलो भाई, तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और कल हम लोग एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन कर लेंगे, कल या फिर परसों, मुझे टाइम मिलेगा। परसों सर्टिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, पहली बात तो इनको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। जेनेटिकली ठीक है, मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं ये। मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जो क्रॉप्स होता है ना, तो उनका जीन का स्ट्रक्चर या फिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। डीएनए इज़ ऑल्टर्ड। अब क्यों किया जाता है वही बताते हैं। डीएनए इज़ ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। अब होता ये है ना कि काफ़ी सारे आपने देखा होगा कपास की खेती, तो कपास में अगर एक कोई कीड़ा होता है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उसका, वो पूरा कपास का वो पूरा मतलब पत्ते वत्ते सब उसको खा जाता है, सब बेकार कर देता है कपास को। या फिर ब्रिंजल में आपने देखा होगा जो बैंगन होता है, बैंगन कीड़ा लग गया, पूरा बैंगन खराब। तो इसीलिए क्या करते हैं कि उसके सीड में ऐसे हम कुछ ऑल्टरेशन कर देते हैं, डीएनए में ऐसे चेंजेस कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करके, कि वो जो उसमें जो ब्रिंजल लगेगा, उसमें जो कॉटन लगेगा, जैसे बीटी ब्रिंजल होता है, बीटी ब्रिंजल और बीटी ब्रिंजल, अभी एकदम कॉटन का दिमाग क्या आ रहा था वो, ऐसे ही कॉटन भी होता है आपका, ठीक है। कॉटन का भी होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कीड़े वीड़े फिर वो लगते नहीं हैं, और दूसरी बात प्रोडक्शन अच्छा होता है उससे। इस पेस्टिसाइड तो लगेंगे नहीं, ठीक है, और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो ये सब वही होते हैं। जैसे इंडिया में बीटी ब्रिंजल को मिल रखी है, क्या ठप्पा मिल रखा है गवर्नमेंट से कि आप बीटी ब्रिंजल उगा सकते हो। अभी सबको नहीं है कि भाई जिसका मन आया ऑल्टरेशन करके वो भी बेच रहा है, ठीक है। वो गवर्नमेंट को उसमें परमिशन ज़रूरी होता है। तो बीटी ब्रिंजल ये सब कॉटन जो होते हैं ये जीएम क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को, एंड मिलते हैं।